नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी सिद्ध पुरुष। दीपक शर्मा जी नपे तुले शब्दों में इतना व्यापक परिवेश, इतनी व्यापक संवेदनाएं और ऐसी चुनी हुई शब्द संरचना प्रस्तुत करती हैं जो समसामयिक लेखकों में उनकी अलग पहचान बनाती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आपसे एक हस्ताक्षर लेना है मामा। अपने नाश्ते के बाद अपने पहिएदार कुर्सी पर बैठा मैं अपना आईफोन खोलने ही लगा हूँ कि युगल मेरे कमरे में आन धमका है। युगल माने नंद किशोर, मेरा भांजा, व मालती उसकी पत्नी। कहाँ? मैं सतर्क हो लेता हूँ। एक चेक पर। मेरे शरीर के बाएं भाग के फालिजग्रस्त हो जाने के बाद ही से बैंक की मेरी पासबुक्स के अपडेट्स, इनकम टैक्स के मेरे सेवरेज व म्यूचुअल फंड्स के मेरे डिविडेंड्स सब नंद किशोर ही देखता है। ठेकेदार नया एडवांस मांग रहा है, मालती कहती है। बाथरूम पुराने बजट में फिट नहीं हो रहे हैं। आजकल मेरे मकान की छत पर युगल 2 नए कमरों का सेट बनवा रहा है, मेरे आराम को धता बताकर। कैलिफोर्निया से लौट रहे अपने बड़े बेटे के परिवार के लिए। मेरी सेवानिवृत्ति वाले वर्ष में बनवाया गया ये मकान बड़ा नहीं है। हॉल के अलावा इसमें 3 शयन कक्ष ही हैं, 2 छोटे, 1 बड़ा। बड़ा मेरा है, मेरी टीवी, मेरी किताबों, मेरी फिल्मों, मेरी पढ़ने की, श्रृंगार की मेज कुर्सियों व मेरे जूतों व कपड़ों की अलमारियों से लैस। 9 नित 12 सिद्ध समेटे जो मेरे बागपन व मनोविनोद को मेरी सेवानिवृत्ति के 26 वर्ष बाद भी वश में रखे हैं। कितना चाहिए? मैं घंटी बजाता हूँ जो मेरे अपने पहिएदार कुर्सी की दाईं बाह पर लगवा रखी है, अपने केयर टेकर को बुलाने हेतु। अपने डॉक्टर के संग अपने अपॉइंटमेंट्स व अपने फिजियोथेरेपिस्ट्स व अपने केयर टेकर्स की नियुक्तियाँ अभी मैं अपने अधिकार में रखे हूँ। जी सर। केयर टेकर मेरे कमरे से सटे गलियारे ही में बैठता है। वही मेरे निजी बैग का कस्टोडियन है। बैग से चेकबुक वही निकालता है, वही रखता है। युगल की इच्छा विपरीत। मेरा अकाउंट एकल है, उनके साथ जॉइंट नहीं, मेरी इच्छा अनुसार। मेरी चेकबुक लाओ, मैं केयर टेकर से कहता हूँ। जी सर। रकम मैं भर लूँगा मामा, आप साइन कर दें बस। ठेकेदार बाथरूम के टाइल्स पसंद करवाने के बाद ही रकम बता पाएगा, मालती जोड़ती है। चेकबुक वापस रख दो, मैं केयर टेकर को संकेत देता हूँ। रकम जाने बिना चेक नहीं साइन होगा। जी मामा जी। उतर आए अपने चेहरे के साथ मालती अपना स्वर ऊपर उठाती है। तभी कॉल बेल बजती है। मैं देखता हूँ। घर के गेट को मॉनिटर करना नंद किशोर और मालती का काम है। मेरा केयर टेकर केवल मुझे देखता है और कुछ नहीं। देखती हूँ मैं भी। जिज्ञासा मालती की कमजोरी है। आप? नंद किशोर और मालती एक साथ हैरानी जतलाते हैं। सर कहाँ हैं? आशा पूना की आवाज़ मुझ तक तैर आई है। 5 साल पहले हुई वॉशिंगटन की अपनी पोस्टिंग के बाद वो पहली बार इधर आई है, लेकिन उसकी आवाज़ में साफ पहचान रहा हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपनी पहली बड़ी तैनाती उसने उसी दफ्तर में पाई थी जिसके सर्वोच्च पद पर उस समय मैं आसीन था, सन 1988 से सन 1990 तक, अपनी अंतिम तैनाती के अंतर्गत। तब कुल जमा 58 वर्ष की आयु में सरकार अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया करती थी। उधर अपने कमरे में हैं, नंद किशोर कहता है। आप आइए। ड्राइवर के हाथ का सामान पकड़ सकते हो? सर के लिए है। उसके स्वर का आलोड़न मुझ तक साफ पहुंच रहा है। जाओ देखो, अपने केयर टेकर को मैं उसके पास भेज देता हूँ। सामान इधर ले आओ। नंद किशोर और मालती पर मुझे तनिक भरोसा नहीं। धूर्त हैं दोनों, धनसुंघे कहीं के। इन्हें मुझ पर लादा है बहन ने। नंद किशोर को उसके 4थे वर्ष में, जब उधर उसकी ससुराल कस्बापुर में उसके पति चंद्रभान की हत्या कर दी गई थी, उसके सौतेले भाइयों द्वारा, जमीन के बंटवारे को लेकर। बहन बहुत डरी हुई थी, बोली भी उधर रही तो पति की तरह बेटे को भी गंवा बैठूंगी।
सन 1962 के उन दिनों मरणासन माँ अस्पताल में दाखिल थी और इन माँ बेटे का आगमन मुझे बहुत क्षुब्ध कर गया था। दादा ने जरूर नंदकिशोर को अपने कंधे पर उठा लिया था, बिल्कुल उसी तरह जब हमारे पिता की मृत्यु पर उन्होंने बहन को उठाया था सन 1943 में, जब हमारे पिता ब्रिटिश सेना की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेते हुए अपनी जान गंवा बैठे थे जापानियों के हाथों सिंगापुर में। और माँ हम भाई बहन को इधर दादा के पास लेवा लाई थी। उस समय मैं 11 वर्ष का था और बहन कुल जमा 6 साल की। भाई के अफसर होते हुए तू डरती है पगली? दादा ने बहन के सिर पर हाथ धर दिया था। देखना, उन हत्यारों को हमारा अफसर छोड़ेगा नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा और तुम माँ बेटे को चंद्रभान के हिस्से की जमीन जायदाद भी। काम आसान नहीं रहा था। लोअर कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा दिए गए प्रतिकूल निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुकूल करवाने में मेरे पूरे 18 वर्ष चले गए थे और जाते जाते वे मेरे प्रोविडेंट फंड की अधिकतम निकासियां भी निशेष कर गए थे। तीनों कचहरियों व सभी वकीलों की फीसें मुझी को ही भुगतनी पड़ी थीं और इन सब के बीच मेरे विवाह के लगभग सभी संगत वर्ष टलते गए थे, जो पहले ही माँ के तपेदिक के कारण विलंबित रहा था। जिस सन 1955 में मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश पाया था, उसी वर्ष माँ को तपेदिक ने आन घेरा था, जो उन दिनों असाध्य भी माना जाता था। उधर जायदाद पाते ही नंदकिशोर ने जहाँ थिएटर वाले अपने शगल को व्यावसायिक विस्तार देने हेतु अपनी एक नाटक मंडली संगठित कर ली थी, तो इधर बहन कस्बापुर जाकर नंदकिशोर को ब्याह लाई थी मालती के संग सन 1980 में, मेरी सलाह लिए बिना। ऐसी भी क्या जल्दी थी? मैंने रोष जताया था। क्या करती भाई, बहन ने ठीकरा दादा के सर फोड़ दिया था। दद्दू ही बोले थे, नंदू किसी थिएटर वाली को ब्याह लाया तो लुटिया हमारी डूब जाएगी। लड़की भी दद्दू ही ने सुझाई थी, चंद्रभान ही के कस्बापुर से। मैंने कटाक्ष किया था। देखने नंदू तो कस्बापुर जाने से रहा, उसकी ससुराल उधर होगी तो खबरदारी रखने में सुविधा रहेगा। बहन की ये पुरानी आदत थी, किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेती। चंद्रभान से अपने प्रेम विवाह की जवाबदेही भी उसने दादा ही के माथे मड़ी थी। वो उसी स्कूल में उसका सहपाठी रहा था जिसमें हमारे दादा गणित के अध्यापक थे और जिसके परिसर में दादा को मकान भी मिला हुआ था। निसंदेह बहन से मिलने के लोभ ने ही उसे हमारे दादा से गणित की ट्यूशन लेने की प्रेरणा दी थी और वो जानता था कि बहन पूरी तरह दादा ही पर निर्भर थी। मैं उस समय बीए में था और आईएएस मेरे लिए केवल एक संभावना थी, कार्य सिद्धि नहीं। ऐसे में चंद्रभान दादा ही की मनपसंद उनके सामने रखता। ग्रामोफोन, मर्फी रेडियो, 33, 45 व 78 आरपीएम रिकॉर्ड, जिनमें अधिकतर दादा के प्रिय गायकों सहगल, पंकज मल्लिक व जगमोहन के रहा करते। दादा को भी बहन की तरह चंद्रभान की धन संपत्ति के प्रति उत्साह व विस्मय तो रहा ही था और सन 1954 के आते आते बहन चंद्रभान के संग ब्याह दी गई थी। नंदकिशोर का जन्म सन 1958 में हुआ था। उससे पहले बहन ने एक के बाद दूसरी बेटी जनी जरूर थी, किंतु दोनों ही की मृत्यु हो गई थी संदेहास्पद परिस्थितियों में। सच पूछें तो सन 80 का वो दशक मेरे लिए किसी घनचक्कर से कम नहीं रहा था। मैं हैरान था, अपने मुकदमे के दौरान मेरे आगे पीछे घूमने वाले इन माँ बेटे ने किस सहजता से मुझे उस समकेंद्रित वृत्त से बाहर कर दिया था जिसके उस समय वे मेरे साथ वृत्तांश रहे थे। मेरे सेवा काल का वो अंतिम दशक था और उधर यदि मेरी वरिष्ठता मुझे एक के बाद एक ऊंचे से ऊंचे पद पर बिठला रही थी, तो इधर मालती के आन जोड़ने से घर में बढ़ आए घमरौल में आन वृद्धि हुई थी, युगल के 2 बेटों की घमाघम ने, और मैं अपने ही घर से बेघर होता चला गया था। क्लब की सदस्यता मैंने उसी दशक के मध्य में ली थी जिस सन 1985 के जून में दादा की मृत्यु हुई थी। दफ्तर से खाली होते ही अब मैं वहाँ पहुँच लिया करता। अपनी सेवा निवृत्ति के बाद तो मैं हर अपनी शाम वहीं बिताने लगा। रात खाने के बाद ही घर लौटता।
सपरिवार आए वहाँ अपने साथियों को उनकी सुंदर सजीली पत्नियों व तंदुरुस्त दुरुस्त बेटे बेटियों के साथ देखता तो ईर्ष्या से भर भर उठता। भाग्य ने मुझे क्यों उन सबसे वंचित रखा था? मेरे पिता सेना में क्यों भर्ती हुए थे? तपेदिक ने माँ को क्यों निगल लिया था? अभागा चंद्रभान बहन के जीवन में क्यों आया था? नंद किशोर इतना स्वशासी क्यों रहा? बहन व मालती इतने स्वार्थने और उनकी संतान इतनी अड़ियल। मुझ पर फालिज क्लब में ही गिरा पिछले वर्ष। मुझे संदेह है वही फालिज यदि मुझ पर घर पे गिरता तो मुझे अस्पताल पहुंचाने में क्या नंद किशोर वही फुर्ती दिखाता जो उस दिन क्लब के स्टाफ ने दिखाई थी? मुझे एक लंबा फूलदान चाहिए, एक फुल प्लेट भी, 6 क्वार्टर प्लेट्स के साथ। गलियारे में आशा पूर्णा की आवाज़ गूंजती है। अपनी आंखें मैं अपने कमरे के दरवाजे पर टिकाए बैठा हूँ। यदृच्छया अनेक महिला अधिकारी मेरे सेवा काल में आती जाती रही हैं और कुछ के संग मेरे संबंध आत्मीय भी रहे हैं, किंतु आशा पूर्णा उनमें अंतिम भी रही व सर्वप्रिया भी। कुछ ही पल में पाता हूँ आशा पूर्णा के हाथ ट्यूब रोजेस का एक बड़ा समूह लिए हुए हैं और केयरटेकर के हाथ केक वाला डिब्बा। प्लेटें मालती पकड़े है और फूलदान नंद किशोर। हैप्पी बर्थडे सर। आशा पूर्णा अपने होंठों से मेरे माथे का संस्पर्श करती है और फूल मेरी गोद में रख देती है। पहिएदार कुर्सी पर मुझे बैठे देखकर उसने जान लिया है कि एक हाथ से उतने फूल थामना मेरे लिए दुष्कर रहता। तुम्हें याद था? मेरी आंखें भर आई हैं। याद तो हमें भी है मामा जी, मालती खिसिया गई है। बस उस ठेकेदार ने सुबह सवेरे आके टाइल्स का मसला आन खड़ा कर दिया था। केक उस गोल मेज पर रखकर इधर सर के पास ले आओ। भार धारक बनकर आशा पूर्णा मेरे केयर टेकर को एक के बाद दूसरा आदेश दे डालती है और फिर फूलदान में ये फूल लगाकर उसे टीवी की बगल वाली छोटी मेज पर जाकर टिकाओ। मेरे केयर टेकर के हाथ उसे खाली चाहिए, मेरी गोद भी। गोल मेज के मेरे पास पहुंचते ही आशा पूर्णा ने उस बर्थडे केक को डिब्बे में बड़ी प्लेट पर ला खिसकाया है, साफ सुथरे सुव्यवस्थित ढंग से। अतिथि होते हुए भी आतिथेय वही निभा रही है। सर को केक काटना है अब। ठेकेदार का फ़ोन आ रहा है। नंद किशोर अपने मोबाइल की ओर संकेत करता हुआ कमरे से बाहर हो लिया है। मालती उसका पीछा करती है। ये डिब्बा उधर ले जाओ, आशा पूर्णा केयर टेकर से कहती है। यह केयर टेकर को कमरे से बाहर रहने का संकेत है। पापा ने आपके लिए कुछ भेजा है सर। आशा पूर्णा एक कुर्सी मेरे पास खिसका लाई और अपने हैंड बैग से एक पैकेट मेरे हाथ में ला थमाती है। वो भी मेरी तरह वैवाहिक जीवन से वंचित रही है। मानसिक संस्तम से ग्रस्त उसका एकल भाई मूल कारण रहा होगा। उसके पिता की क्षीण आर्थिक स्थिति भी शायद एक निमित्त रहा हो। जिस समाचार पत्र के वो विशेष संवाददाता रहे वो उनके 50वें वर्ष में एकाएक बंद कर दिया गया था और फ्रीलांसिंग उन्हें अनिश्चित व अपर्याप्त आय ही दे पाती थी। उन्हें भी याद था मैं द्रवित हो आया हूँ। जी सर, हमेशा याद रहता है। बस इधर हम ही यहाँ नहीं रहे। फिर आज तो आपका 84वां जन्मदिन है, बहुत बड़ा दिन। आकाश में प्रकट हुए 1000 चांद आपके दर्शन पा चुके हैं। मेरा जी बहलाने आई हो या फिर बहकाने भी? एक गुदगुदाहट मुझ पर सवार हो ली है। सच कह रही हूँ सर, 84 वर्षों में 1000 चांद तो आकाश में प्रकट होते ही हैं। पापा ने तो ये भी कहा तुम्हारे सर तो शुरू से ही एक सिद्ध पुरुष रहे हैं, किंतु वेदानुसार तो आज के दिन से वो रीतिक रूप से विधिवत सिद्ध पुरुष का दर्जा पा गए हैं। मगर परिवार के नाम पर जिनके साथ मैं रहता हूँ उनके मन में मेरे लिए कोई उत्साह नहीं, कोई चाव नहीं। वो गुदगुदाहट अब उस चुनचुनी में बदल गई है जो मुझे हर पल क्षुब्ध रखती है। उनके लिए मैं कोई महत्व नहीं रखता। मेरा कोई सा भी जन्मदिन, कोई सा भी दिन कोई महत्व नहीं रखता। उनके लिए मेरे जीवन का एक ही प्रयोजन रहा, उन्हें आर्थिक निश्चिंतता प्रदान करने का, और वे समझते हैं अब वो पूरा हो चुका है तथा मुझे अब मर जाना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है सर।
आशा पूर्णा चिंतित हो आई है। आप किसी ओल्ड एज होम में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? अब तो ऐसे ऐसे होम्स हैं जहां चिकित्सा से लेकर मनोरंजन तक के सभी साधन उपलब्ध रहते हैं। नहीं, मैं अपना ये कमरा नहीं छोड़ना चाहता। इस समय यदि मुझे किसी से मोह है तो अपने इस कमरे से। किस कमरे की बात हो रही है मामा जी? मालती अकेली लौटी है। किसी की नहीं, मैं उसे झिड़क देता हूँ। और आपके हाथ में ये क्या है मामा जी? ढीठ मालती का दुस्साहस टूटता नहीं और बिना किसी की प्रतिक्रिया जाने वो पैकेट पर झपट पड़ती है। आप तो इसे खोल नहीं पाएंगे। देखने जानने की उसे इतनी जल्दी है कि गिफ्ट रैपर को कायदे से अलग करने के बजाय उसे फाड़ डालती है। आप लाई हैं इतना हल्का पैकेट? वो आशा पूर्णा का उत्साह भंग करने की मुद्रा में आ गई है। पैकेट के अंदर एक मफलर व मोजे हैं, सर के लिए हैं। आशा पूर्णा ने मफलर मुझे उड़ा दिया है अविलंब। लैम्स वूल? मेरे लिए इतना रुपया खर्च करने की कोई ज़रूरत थी भला? मफलर मेमने के लोम का बना है, बहुत ही गर्म, बहुत ही नरम। अपने केयर टेकर को बुलाइए सर। आशा पूर्णा उत्तर में मेरा हाथ थाम लेती है। वो आपको ये नए मोजे पहनाएगा। दोनों सामान वॉशिंगटन से लाई हैं क्या? मालती का कौतूहल अभी तक कायम है। आशा पूर्णा उसके प्रश्न को अनुत्तरित रहने देती है और अंदर आए मेरे केयर टेकर की ओर मुड़ती है। सर को ये मोजे पहनाने हैं। मुझे बाद में पहनाना, मैं कहता हूँ पहले मेरी पढ़ने वाली मेज के निचले दराज पर जाओ और वहाँ रखे सभी बंद पैकेट उठा लाओ। कैसे पैकेट? मालती वहीं जा खड़ी हुई है और प्रत्येक पैकेट के बाहर आते ही उसे जांचती परखती है। बादाम हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री पिस्ता हैं, अखरोट हैं, खुमानियाँ हैं, किशमिश हैं। ये पैकेट आशा पूर्णा की गाड़ी के लिए हैं। मैं उसे सावधान कर देता हूँ, लगभग फटकार के स्वर में। अपने जन्मदिन की खुशी में बांट रहे हैं मामा जी? मेरी ओर देख कर वो खीसे निकालती है। तो अपनों को भी भूलिएगा नहीं। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं ले जाना। आशा पूर्णा विरोध प्रकट करती है दृढ़तापूर्वक। क्यों नहीं ले जाना? तुम मेरे लिए अखबार भर सामान लाओगी और मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ भेज दूंगा? कैसे? मैं कैसे तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाने दूँ? इस उम्र में तुम्हारा कर्ज उठाऊंगा भला? आप मुझे लज्जित कर रहे हैं सर। कर्ज की बात करेंगे तो फिर कई कर्ज तो मुझे भी चुकाने हैं। मेरी माँ के, मेरे पापा के कठिन समय में आप ही ने तो हमें अपना समय दिया, अपना साथ दिया, अपने संपर्क दिए। आप ही की वजह से मेरी माँ 5 साल और जी गई। मेरे पापा की बाईपास सर्जरी। मैंने कुछ नहीं किया। आशा पूर्णा का वाक्य मैंने पूरा नहीं होने दिया। नहीं चाहता मालती जाने कि उसके पापा की बाईपास सर्जरी की फीस मैंने भरी थी और जिस 1990 में उसकी माँ का कैंसर पहचान में आया था, उस समय मेरा एक बैचमेट संयोगवश केंद्र में स्वास्थ्य सचिव रहा था और मेरे कहने पर उसने देश के सर्वोत्तम कैंसर संस्थानों से उनका उपचार उपलब्ध करवाया था और वो सब बहुत सहज स्वाभाविक रहा था। तुम स्वयं आईएएस में हो। तुम्हारी माँ उस वजह से अच्छी देखभाल ले पाई, मेरी वजह से नहीं। तुम्हारे पापा की सर्जरी भी उसी वजह से समय पर हो गई, मेरी वजह से नहीं। और जहाँ तक मेरे साथ की बात थी, वो तो मैंने ही अपनी सेवानिवृत्ति के अपने खाली समय का लाभ उठाया। तुमने तो कभी कोई मांग नहीं की। मैंने जोड़ा। आप जो भी कहें सर, आपके मुझ पर बहुत एहसान है। तुम मेरे मोजे अब बदल सकते हो। मैं विषय बदल देना चाहता हूँ और अपने केयर टेकर की ओर देखता हूँ। जी सर। वो मेरे पैरों पर झुक लिया है। मोजे पहनकर आप केक काट लीजिएगा मामा जी। मालती केक के लिए अधीर हो उठी है और उसके साथ आई प्लास्टिक छुरी मेरी ओर बढ़ाती है। आपके भांजे तो ठेकेदार के साथ निकल लिए हैं बाथरूम की टाइल्स देखने के वास्ते। बोल गए हैं मामा अपना केक काट लें, मैं लौट कर खा लूँगा। केक हमारे घर पर ही तो रहेगा। केक ही क्या, सभी कुछ यहीं तो रहने वाला है। चुभती बात कहे बिना मैं रह नहीं पाया हूँ। आप भी मामा जी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। मालती चकराई है, मानो रंगे हाथों पकड़ ली गई हो। जी सर। आशा पूर्णा अपने मोबाइल के कैमरे का समायोजन ठीक से बिठलाती हुई कहती है।
आप इधर देखकर मुस्कुराइए सर। मुझे इधर भेजते समय पापा बोले थे आपके बर्थडे सेलिब्रेशन को मैं उनके लिए ज़रूर बटोर लाऊं। मैं मुस्कुरा दिया हूं। अभी आप सुन रहे थे स्वार्थ के रिश्तों पर टिकी दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सिद्ध पुरुष। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।